हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज यूनिट 2, जो कि आपके MSO 001 के पेपर का है। बेसिकली इस पेपर में जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो अबाउट सोशोलॉजी। उसमें थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और ये सब चीज़ें आई कैसे हैं और कैसे सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट अपने आप में बना है। तो ज़्यादातर ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देगा सोशोलॉजी के बारे में, और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताएगा कि सोशोलॉजी बनी कैसे है, सोशोलॉजी के जो थिंकर्स है वो सोचते कैसे हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज क्या होती हैं और वो किस तरीके से बनती हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा ये एम रहेगा कि आप जितने भी इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझ लें। मेरे पढ़ाने का जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, तो दोनों बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। बट मेरा जो मटेरियल होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले थ्योरीज और कॉन्सेप्ट समझने से पहले समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज, भाषा क्या होती है। आप सबको पता है कि भाषा का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अपने आइडियाज़ बताने के लिए, या हम कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए। यहाँ पे मैं भाषा का प्रयोग आपको पढ़ाने के लिए कर रही हूँ और आप भाषा की मदद से ही समझ पा रहे हैं कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। अब एक चीज होती है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, यानी समाज कहीं ना कहीं वर्ड्स को मीनिंग देता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम मानते हैं कि पेड़ बोला जाता है और सब लोग मिलके हिंदी भाषा, जो भी हिंदी बोलता है वो मानता है कि पेड़ को पेड़ बोला जाता है, तो हमने एक शब्द को एक मीनिंग दे दी है। अगर हम उसे अंग्रेजी की बात करें, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बहुत सारे जगह पे होता है, तो हमने माना है कि उसको ट्री कहा जाएगा। तो उसको समाज ने मिलके एक्सेप्ट किया इस फैक्ट को कि हाँ, अंग्रेजी भाषा में उसे ट्री कहा जाएगा और उसका इंग्लिश में क्या नाम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो शब्दों को अर्थ होता है वो समाज देता है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ हो सकते हैं। आपने समानार्थी शब्द और ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी जिनमें एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है गिफ्ट, अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब तोहफा होता है, उपहार होता है। लेकिन अगर हम बात करें आई थिंक रशियन लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में, गिफ्ट का मतलब भाई भी आई थिंक होता है। अगर हम बात करें हिंदी ही का, तो घटा, अगर घटा शब्द को लें तो हम बादल में जो घटा आती है उसको भी बोल सकते हैं, और घटा मतलब घटने को भी बोल सकते हैं, कम होने को भी बोल सकते हैं, यानी एक शब्द के अनेकों अर्थ हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटीज में शब्द जो है वो एक रोल से भी संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि चेयर, आप पार्लियामेंट में जीत के जाते हो तो चेयर यहाँ पे आपके रोल को दिखा रहा है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर बनोगे, आप एक चेयर पे बैठोगे। तो उस चेयर की मीनिंग क्या है, या उस चेयर से आपको एक रोल मिल रहा है कि आपके पास काफी अधिकार होंगे। जैसे कि कोर्ट में बार का होता है, आप बेसिकली न्याय के लिए लड़ाई करोगे तो आप बार में जाओगे। और देखिए, इसके अलावा हमने भाषा की तो बात की, भाषा के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अदर तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के, यानी अपने विचारों को प्रकट करने के या किसी के विचारों को समझने के। जैसे कि हम साइन और जेस्चर्स के हो सकते हैं। अब देखिए, साइन और जेस्चर्स के मतलब, मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि अगर हम अपना सर दाएं बाएं हिलाते हैं तो इसका मतलब ना होता है, कुछ कल्चर में इसका मतलब हाँ भी हो सकता है। तो हर जगह बॉडी का जो हम डिफरेंट तरीके से जेस्चर्स करते हैं, साइन करते हैं, हर कल्चर में वो बदल सकता है। मतलब हम अपना सर ऊपर नीचे करते हैं तो उसका मतलब हाँ होता है, बट कुछ कल्चर में उसका मतलब नो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्यों चाहिए कि हम जो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग करें या शब्दों को एक शेयर्ड मीनिंग दें। मान लीजिए कि मेरे लिए ट्री ट्री है और आपके लिए पेड़ है, तो हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। मैं आपको पेड़ समझा रही हूँ, आप मुझे ट्री समझा रहे हो, मैं आपको पत्तियां समझा रही हूँ, आप मुझे फूल समझा रहे हो। इसीलिए शेयर्ड मीनिंग होती है भाषाओं में कि हम कम्युनिकेट कर सकें। अब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या होता है? देखिए, हम ह्यूमंस जो है ना वो हम रियलिटी से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी
हमारी जो इंटरैक्शन होती है ना, उससे हम ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का अगर हम सिंपल मतलब निकालें, तो हमने एक कागज है, मतलब अगर हम नोट को देखें, पैसे को देखें, तो वो एक कागज का नोट है। उसके ऊपर हमने इतना वैल्यू दे दिया है कि अगर आप वो 2000 का कागज किसी को देंगे तो उसकी वैल्यू 2000 रुपए। यानी हमने क्या किया है, एक कागज को एक वैल्यू प्रदान की है, हमने एक उसको एक एक रियलिटी बनाई है, हमने एक उसको वैल्यू दी है। ठीक है, ये होती है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जहाँ पे हम टैग लगा देते हैं और उस टैग की बहुत वैल्यू होती है। अगर देखा जाए जिस पे नोट बनता है तो उस कागज की क्या वैल्यू है, पर वैल्यू किसने दी है, समाज ने दी है। और समाज में भी किसी एक ने नहीं, हम सब ने मिलकर वैल्यू दी है। ठीक है, देखिए एक नागालैंड की स्टोरी है जहाँ पे हम सिंगल वर्ड सॉल्ट या नमक है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है उनके कल्चर में और उसकी मीनिंग कितनी डीप हो सकती है, ये हमारे बुक में दिखाने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली क्या है कि नागालैंड में सॉल्ट जो होता है या नमक जो होता है, उसका खुद प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन देखिए वो इतना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि वो लोग उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो होती है उसकी बाहर के लोगों के लिए अंग्रेज शब्द का उतना वैल्यू ना हो, पर हम भारतीयों को, चाहे हम इवन नए जनरेशन के हों, हमें पता है कि ये अंग्रेज शब्द जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि कितना ज़्यादा हम नफरत करते हैं उस पार्ट ऑफ हिस्ट्री से, किस तरीके से अंग्रेजों ने हमें कुचला दबाया, उस चीज़ से हम कितना हेट करते हैं। तो कुछ एक सिंगल वर्ड्स होते हैं जो बहुत डीप डिफाइन कर सकते हैं। अब इंटर सब्जेक्टिविटी एग्रीमेंट क्या होता है कि हमारी जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी वर्ड को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, उसके बारे में ही कहा जाता है, जिसकी मतलब मान लीजिए कि हम सब एक चीज पे एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, या हम सब मिलके एक बात पे एग्री करेंगे कि वी हेट अंग्रेज, अंग्रेज का जो सिस्टम था हमें पसंद नहीं, तो वो इंटर सब्जेक्टिविटी एग्रीमेंट हो गया। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी जो वर्ड है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट वर्ड क्या होता है कि हम कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को शब्दों में पिरो के समझाना चाहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज कुछ भी हो सकता है, इवन एक शादी का अगर हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, एक मैरिज का कॉन्सेप्ट हमें समझाना है, तो वो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि हम सामने वाले को समझाएं क्या, जिसे कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए कि कोई एलियन आया है धरती पे और उसको कुछ नहीं पता कि शादी होती क्या है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे। तो देखिए आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को उसको समझाने के लिए, शादी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि शादी दो लोगों के बीच में होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर मैटर करते हैं, दो परिवारों का मिलन होता है, धर्म में भी इसका इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से जो आप चीज़ों को, बहुत ही इंटरकनेक्टेड चीज़ों को एक साथ लेके आएंगे और वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सामने वाले को, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या हो गया कि हम कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए साइंटिफिक मीनिंग जो हमने दी हुई है चीज़ों को, वो हमारे नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है उससे काफ़ी अलग होती है और बहुत स्पेसिफिक होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का बुखार हुआ है, तो हम कह देंगे कि आपको बुखार हुआ है या आपको फीवर हुआ है, पर डॉक्टर या साइंटिस्ट जो है वो आपको बताएगा कि आपको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है या किसी अन्य प्रकार का फीवर है। वो बहुत स्पेसिफिक मीनिंग देता है। अब कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर मेजरमेंट ना होता हमारे पास, तो आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। मान लीजिए कि टेम्परेचर कितना है, कितना किलो आपको सब्जी चाहिए, या मेडिकल टर्म्स में बात करें तो आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ा पड़ा हुआ है, आपकी बीपी कितनी घटी पड़ी हुई है, ये सबको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है कि हम वेल डिफाइंड सिस्टम बना सके। आप खुद इमेजिन करिए कि नंबर और मेजरमेंट्स नहीं होते तो दुनिया कैसे चलती। अब थ्योरी क्या होती है, क्योंकि ये चैप्टर ही थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करके बनाई जाती हैं, और ये रिलेशनशिप हम समझते कैसे हैं, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के तहत। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि पहले लोग मानते थे मध्यकाल के समय पे कि जो धरती है ना वो सेंटर पे है, सूरज इसके गोल गोल चक्कर लगाता है। ठीक है,
पर बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और बहुत सारे डिवाइस डेवलप होने लगे, तो हमें पता चला कि धरती के चक्कर सूरज नहीं लगा रहा, सूरज के धरती चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया सूरज का कि सूरज क्या है, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया धरती के गोल गोल घूमने का, और फिर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, टेलीस्कोप से देखा, मेजरमेंट किया, और उससे हमें पता चला कि धरती चक्कर लगा रही है, सूरज नहीं लगा रहा है, हम उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये किस चीज़ से हुआ? कोई भी साइंटिफिक थ्योरीज आपको बनानी होती है तो दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एक तो होता है एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन, कि आप बार बार डेटा देख रहे हैं और बार बार करेक्ट डेटा आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थ्योरीज का मतलब क्या होता है कि वो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से बनी होती है। कई सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि सूरज जो है वो चक्कर नहीं लगाता, हम धरती उसकी चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम सूरज के पास जाते हैं तो दिन हमारा जो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर हम सूरज से दूर रहते हैं तो हमारा दिन छोटा रहता है। उसके बाद सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे जिस लाइन पे पड़ती हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पे है, इक्वेटर पे, वहाँ पे सूरज की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसकी वजह से आपकी परछाई नहीं बन पाती। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आप किसी एंगल पे खड़े हैं, वहाँ पे सूरज की किरणें सीधे पड़ रही हैं, तो आपकी जो आपके सर पे पड़ रही है तो आपकी परछाई नहीं बनेगी, अगर वो आपकी फेस की तरफ से पड़ रही है तो आपकी परछाई बनेगी, सूरज किधर से डूबता है किधर से उगता है। तो ये सब बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया, डेटा लिया, तो हमें पता चला कि ऐसा होता है। तो साइंटिफिक थ्योरीज ऐसे बनती हैं। लेकिन एक और चीज़ आप मान के चलिए कि इन जो भी थ्योरीज हैं वो हम और एक्सपेरिमेंटेशन और रिवीजन से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि जो पहले मेडिसिन यूज हुआ करती थी बीमारियों के लिए, उन मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हो चुका है, क्योंकि हमारे पास पहले जो स्टडी करने के लिए इतने अच्छे सिस्टम नहीं अवेलेबल थे, या हमने कुछ नई फाइंडिंग्स की। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में कि इस चीज़ की एक नई दवाई है, जैसे कोविड की एक नई दवाई निकल के आई है। किससे? कि हमने बहुत बार बार जो भी पहले वाली दवाई थी उसमें रिवीजन किया और एक्सपेरिमेंट करके किया कि इससे कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरीज में आप एक्सपेरिमेंट और रिवीजन बार बार कर सकते हैं उनको बेहतर करने के लिए। ठीक है, कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन जाते हैं, यानी स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जर्नल कैटेगरी। आप इस तरीके से आप समझिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं और आप गए, आपने सनफ्लावर देखा, तो आपने सोचा, एक स्पेसिफिक पौधा देखा आपने, सूरजमुखी का पौधा देखा, आपने सोचा कि अरे ये तो सूरजमुखी फूल है। फिर आपने सोचा अच्छा, फूल तो एक तरीके का पौधा पे उगता है या एक पौधा होता है। फिर आपने सोचा पौधा तो धरती पे उगता है और यहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं। तो इससे आपने क्या किया कि सनफ्लावर से आपने पूरा उसकी कैटेगरी समझने की कोशिश की कि एक प्लांट कहाँ से आता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपने एक स्पेसिफिक मामले को लिया और उसको बहुत जर्नल बना के और कॉमन लेवल पे समझा कि पौधों में फूल निकलता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं।